तेज सूर्य का, अमृत चंद्र का, ज्ञान शारदा का, शक्ति शिव की, स्नेह माँ का, त्याग दधीची का, गुण राम की, भक्ति नानक की, निधि कृष्ण की, दया महावीर की, प्रतीक्षा प्रताप की, चरित्र शिवा का। नमस्कार, यह है संसद से सड़क तक का विशेष अंक और मैं हूँ वर्तिका नंदा। अभी जिन गुणों की हमने बात की वो सभी गुण पंडित नेहरू बच्चों में देखना चाहते थे। इन्हीं पंडित नेहरू ने अपना जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर बच्चों के नाम किया। लेकिन आज के हिंदुस्तान में नेहरू जी कितने प्रासंगिक हैं और आज का हिंदुस्तान उनके सपनों के कितने करीब है, आज इसी पर बात होगी। ये अंक खास है और इस समय हम पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं 4 खास मेहमान। आइए आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं श्रीमती शमा शर्मा जो कि नंदन की एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। साथ में हैं श्रीमती कृष्णा तीरथ जो कि कांग्रेस की सांसद हैं और दिल्ली की करोलबा कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट करती हैं। साथ में हैं श्रीमती एस.के. सिंह जो कि डिवाइन हैप्पी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और इन्हें डॉक्टर राधाकृष्णन अवार्ड और सरस्वती सम्मान से नवाजा जा चुका है। साथ में है अरण्या जो कि DPS RK पुरम में 7th के स्टूडेंट हैं और बच्चों के मुद्दों पर बोलना चाहते हैं। आप सभी से बहुत सी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की कवर स्टोरी। शेरवानी पर लगा लाल गुलाब, होठों पर खिलती मुस्कान, आंखों में तैरते मीठे सपने, आसमान में उड़ता शांति का दूत कबूतर और इन सब के बीच बच्चों से घिरी खुशियों भरी गूंज। ये उस पहचान का नाम है जिसे कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुविधाओं में पले बढ़े पंडित नेहरू ने राष्ट्र की आजादी के लिए संघर्ष की कटीली राह चुनी। पश्चिमी उदारवादी दर्शन में पले नेहरू जी ने गहन चिंतन कर भारतीय समाज का विश्व दृष्टिकोण स्थापित किया। भारत के भविष्य के लिए काम करना उनका मिशन था और यही कारण था कि जल्दी ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई शुरू कर दी। उन्होंने बेहद गरिमा के साथ आजादी की लड़ाई का संचालन किया और कई बार जीत गए। उनका विश्वास था कि भारत के विकास के तमाम सपने आजादी पाकर ही साकार किए जा सकते हैं। आजादी मिलते ही उन खुशी के पलों में उन्होंने कहा था, The time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री का पद संभालते ही नेहरू जी को सबसे पहले भारत पाकिस्तान विभाजन की समस्या का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों में भी उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की मर्यादित रूप से रक्षा की। नव भारत का निर्माण करने के अलावा उन्होंने संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना, धर्मनिरपेक्षता की जड़ों की मजबूती और दास्ता की जंजीरों में जकड़े अफ्रीकी एशियाई देशों को स्वाधीन कराने की कोशिशें भी जारी रखीं। भाखड़ा जैसे बांध और इस्पात कारखानों का निर्माण कर उन्होंने इन विशाल परियोजनाओं को आधुनिक मंदिरों की संज्ञा दी। उन्होंने भारत की विदेश नीति को अवसर के रूप में देखा, जिसमें वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकें। वे चाहते थे कि भारत दोनों महाशक्तियों में से किसी के भी दबाव में न रहे। नेहरू जी की विदेश नीति का मुख्य बिंदु गुटनिरपेक्षता था। दरअसल नेहरू जी विविध मूडों वाले शख्स थे। बच्चों से उन्हें गहरा लगाव था। वे बच्चों में देश के आने वाले कल की तस्वीर देखा करते थे। अपनी मीठी हंसी और खिलखिलाहट से वे सहजी बच्चों का मन मोह लेते थे। यही कारण था कि बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। बच्चों के प्रति इसी असीम लगाव के कारण वे हर साल अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते थे और ये परंपरा आज भी कायम है। नेहरू जी आने वाले कल के सपने देखते थे। कृष्णा जी, पहला सवाल आप ही से। पॉलिटिक्स के साथ हर चीज़ जुड़ती है और नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तब से लेकर अब तक जो बदलाव हुए, उन्हें देखते हुए नेहरू आपको कितने प्रासंगिक दिखते हैं? नहीं, ये मैं समझती हूँ कि नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने बहुत अच्छे सपने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचे थे और इसीलिए नवनिर्माण करने की बात कही थी कि भारत का नवनिर्माण करना है। इसमें मज़दूरों को, किसानों को, नौजवानों को, शिक्षक जो हमारे हैं शिक्षा देने वाले और बच्चों को, इन सब को हमारी मिलीजुली प्रतिक्रिया होनी चाहिए क्योंकि बच्चे कल का भारत का भविष्य बनते हैं। और इसीलिए नेहरू ने
बहुत अच्छी तरह से बच्चों को जाना, पहचाना और उनका मन बच्चों के साथ मिलता था। इसीलिए बच्चे प्रेम से उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। और आज फिर हमें ज़रूरत पड़ी है कि भारत का पुनः नवनिर्माण करना होगा, पुनः निर्माण करना होगा। उसमें कारण आए हैं कि कुछ देश की बदलती प्रतिक्रियाएं जो हो रही हैं, सभी क्षेत्र में सभी की अलग अलग समस्याएं बढ़ी हैं। देश जैसे जैसे आगे बढ़ा, तरक्की की है। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास सुई तक बनाने के लिए नहीं था, लेकिन आज हमने तरक्की भी की है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ सुई नहीं बनती थी और आज देश बड़े बड़े हवाई जहाज़ों के पार्ट बनाते। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक ऐसा क्षेत्र है आनंद पर्वत जहाँ हवाई जहाज़ के पार्ट्स बनाए जाते हैं। और अगर फील्ड में देखो तो जवानों के लिए चलाने के लिए गोलियां, उनकी बंदूकों के पार्ट्स तैयार होते हैं जी। गाड़ी के पार्ट्स तैयार होते हैं, पनडुब्बी तक आज हम बना रहे हैं। तो पुनः, इसलिए मैं कहती हूँ देश का पुनः निर्माण करने की हमें ज़रूरत है। और वो पुनः निर्माण करने के लिए हमें पंडित नेहरू के जो उनके सद्गुण थे उन्हें अपनाना होगा, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना होगा और वही शिक्षा हमें बच्चों में देनी होगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आज के बच्चे, सिलेबस चेंजेस हुआ, शिक्षा का बोझ बड़ा है। और उसके बाद हुआ यह कि जो मैं टेलीविज़न को देखती हूँ, बच्चों के पेरेंट्स से मुझे शिकायत मिलती है कि आप ये जो कार्टून्स हैं, ये जो चाइना के आते हैं बेबलेट शो, और इनको बंद कर दीजिए, क्योंकि बच्चे जो है अब छोटी चीज़ें, पत्रिकाएं पढ़ना भी बंद कर दिया और केवल टेलीविज़न को देखते हुए उनके स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ता है। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, बिल्कुल, स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। इसलिए भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें जवानों को, किसानों को, मजदूरों को और बच्चों को, शिक्षकों को, सबको मिला के हमें आगे बढ़ना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जिस हिंदुस्तान में पहले सुई तक नहीं बना करती थी, आज वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। शमा जी, ये आप बताएं कि हिंदुस्तान बदला है, तस्वीर भी बदली और बहुत खुशहाल भी हुई, लेकिन आपको लगता है कि तब का जो बच्चा था, जिसमें एक एनर्जी थी, एक एंथुजियाज्म था अपने देश के लिए कुछ करने का, और जिस तरह से नेहरू ने सबको जगाया था, क्या आज वो एनर्जी है, वो खुशी है? वर्तिका, मुझे लगता है कि तस्वीर इतनी नेगेटिव नहीं है। क्यों खुशी नहीं होगी? आप देखिए ना, जब देश आज़ाद हुआ था तब लड़कियां कहाँ थीं, आज लड़कियां कहाँ हैं, स्त्रियां कहाँ हैं? आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 50 साल पहले क्या मेरी दादी नानी किसी टीवी था ही नहीं, तो टीवी स्टूडियो में जाने की तो बात ही अलग थी। लेकिन तब आज़ादी के लिए जिस तरह से स्ट्रगल हुआ, और आज़ादी, और नेहरू जी का, मैं सोचती हूँ कि जो कृष्णा जी ने अभी कहा है, नेहरू जी का जो इस देश के बच्चों को, तो बच्चे तो अगर उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक हो तभी तो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, तभी तो वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या कहिए खेल सकते हैं, मनोरंजन के साधन मिल सकते हैं उन्हें। तो नेहरू जी ने जो भारी उद्योग, जिसे हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, उसको इस देश में लगाया और उसके कारण ही आप इतनी तरक्की कर पाए। अदरवाइज़ तो आपके साथ साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, वो कितनी तरक्की कर सके। और मैं तो सोचती हूँ कि अगर नेहरू जी आज होते तो शायद उनके सपनों का भारत आज बहुत बेहतर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा दिया है। नेहरू जी ने जिस देश को अंधविश्वास और रूढ़ियों से मुक्त करके एक ऐसे देश की परिकल्पना की कि जहाँ सब वैज्ञानिक विचारधारा और वैज्ञानिक सोच से चलने वाले हों, तो आप देखिए हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है। देश बहुत आगे पहुँचा। मिसेस सिंह, आप ये बताएं, जब हम नेहरू की बात करते हैं, स्कूलों में आपने भी देखा, आप भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बाकी जगह बच्चों को देखती होंगी, आज के बच्चे कितना जानते हैं नेहरू जी के बारे में, कितना जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस देश को शेप करने में एक योगदान दिया? ये आपने बहुत अच्छा विषय लिया है। ऐसा है कि जैसे मैं इस फील्ड में पिछले 28 साल से हूँ और मैं देख रही हूँ कि जो यंग बच्चे जो अब आ रहे हैं, उनकी जो ज्ञान है नेहरू जी के बारे में, वो अधिकतर बच्चों में सिर्फ किताबी नॉलेज है, किताबी ज्ञान है, जो उन्होंने बुक में पढ़ना है, एग्ज़ाम पास करना है, इसके अलावा वो कुछ जानना ही नहीं चाहते, उनकी इच्छा ही नहीं होती है। बहुत बड़ी दिक्कत है। आप तो स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितना कुछ जानते हैं आप नेहरू के बारे में? क्या पढ़ाया गया, क्या जानते हैं? और आपकी एज ग्रुप के बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं अलग अलग स्कूलों में, उनसे जब आप मिलते हैं तो आपको लगता है कि पंडित नेहरू की आइडियोलॉजीज़ की कुछ जानकारी है बच्चों को? जी, मुझे तो जितना मैम ने कहा कि ज़्यादातर बुकिश नॉलेज ही लगती है, लेकिन जो बच्चे जानना चाहते हैं उनके पास वो नॉलेज होती है। और आइडियोलॉजी, नेहरू जी की आइडियोलॉजी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है।
किस तरह से इन्फॉर्मेशन आपके पास आती? पेरेंट्स के द्वारा, और क्योंकि आजकल तो टेलीविज़न इंटरनेट का हो गया है, तो कई बच्चे इंटरनेट के थ्रू उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं इंटरनेट से, और उसी को पढ़ के जब एग्ज़ाम में जाना होता है तो फिर कुछ एक्स्ट्रा लिखने की उनकी इच्छा होती है, और ऐसे इसी प्रकार से वो एग्ज़ाम में कुछ अच्छा परफॉर्म करते तो हैं। इसका मतलब जो नया हिंदुस्तान है मिसेस सिंह, जहाँ बच्चे कुछ जानना सीखना चाह रहे हैं, उसमें शायद बड़ों के पास बहुत समय नहीं है बच्चों के लिए, और ना ही आसपास के माहौल का बहुत समय है, तो कहीं इंटरनेट और टीवी वही एक उस भूमिका को निभा बच्चे रहा है? सिर्फ उसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम एक अच्छे मार्क्स ले आए, हमारी परसेंटेज बढ़ जाए। जो होड़ लगी हुई है उनके पास, पेरेंट्स को भी है कि बच्चे आगे बढ़े, उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता क्या आइडियोलॉजी थी क्या था, सिर्फ उनको ये फ़र्क पड़ता है कि हमारे बच्चे के मार्क्स आए, और बच्चे में भी ये लगता है कि इतनी ही नॉलेज ले लूँ कि मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आ जाए। इसके ज़्यादा वो कुछ जानना ही नहीं चाहते तो मुद्दा कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। इतना ज़्यादा उनके पास एजुकेशन का, स्टडी का बर्डन है कि वो इस टॉपिक, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस मिल गए हैं उनको, बहुत एक्स्ट्रा स्टडी आ गई है, बहुत से टॉपिक्स, बहुत सी सब्जेक्ट्स आ गए हैं। ये एक वजह है। इसकी वजह प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। देना है, बहुत अपने ज़रूरी है, monuments लेकिन दिखाएं, फील्ड में दिखाएं, पंडित नेहरू का क्या सपना था, उन्होंने क्या सोचा था कि मेरे बच्चे देश का बोझ को संभाल पाएंगे, और ये हुआ भी है। बच्चे आज, जैसा शमा जी ने भी कहा कि लड़कियां पहले नहीं आती थी और आज हर फील्ड में है, और ख़ास तौर से जब राजीव जी ने जब ये शुरू किया मोबाइल और IT जो शुरू की है कंप्यूटर का, उससे देश को बहुत अच्छा एक रास्ता मिला है, और सभी को, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हैं या किसी फील्ड में, हर फील्ड के बच्चों को कंप्यूटर, उससे बहुत फ़ायदा हुआ, और इससे देश ने तरक्की की है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि एक फील्ड में नहीं, बल्कि जो अभी तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने कुटीर उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया, और इसीलिए दिया क्योंकि देश गरीबी से उठ नहीं रहा था। नारा भी दिया कि गरीबी हटाओ। हम जब गरीबी की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि घरों में महिलाएं और बच्चे काम करते हैं, आज भी करते हैं। आज भी वो घरों में छोटे छोटे से आइटम बनाते हैं, बुलबुल बनाया, छोटा शूज़ बनाया, बटन्स लगाने हैं, या एम्ब्रॉयडरी करनी है, या और ऐसे नेल पॉलिश के ब्रश बनाने हैं, डिबरी बनाने का है, ढक्कन बनाने का, ये कुटीर उद्योगों में आते हैं। आज भी ये करके तरक्की किया। तो दोनों तरफ से हमने देखा मिश्रण है, एक तरफ कुटीर उद्योग धंधे और एक तरफ हेवी इंडस्ट्रीज, दोनों ने मिलकर देश को एक ऐसी प्रगति दी है, एक ऐसा रास्ता दिखाया कि हमारा देश का नाम, सही कहा शमा जी ने कि हमने जो हमारे साथ जो आज़ाद हुए वो कहाँ हैं और आज हम कहाँ हैं। और यही है कि देश जब तरक्की करता है तो उसके लिए समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं, और उन समस्याओं को जूझने के लिए हमें फिर पंडित नेहरू की, चाचा नेहरू की आइडियोलॉजी को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को काम करना होगा, चाहे वो खेतों में करेगा, चाहे वो देश के बॉर्डर पे करेगा। तो इसलिए जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने भी दिया, और हर जगह पे हमें काम करना होगा। जिस फील्ड में हमें काम करेंगे तभी हमें तरक्की मिलेगी। नेहरू जी की आइडियोलॉजी को किसी भी लिहाज से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए सुनते हैं कि बहुत से MPs इस सारे मुद्दे पर सोचते क्या हैं। ये बाल दिवस मनाते हैं हर साल, सरकार चाहे जिसकी भी हो, बालक तो देश के लिए, वो तो भावी नागरिक हैं इस देश के, तो बच्चों से संबंधित क्या क्या योजनाएं सरकार ने बनाई, जो बच्चों की योजनाएं चली थी पहले, उसका मूल्यांकन भी करें और उसके ऊपर और अधिक ध्यान दें, इसकी आवश्यकता है। आज भी चाइल्ड लेबर अपने देश में कम नहीं हुआ, चाइल्ड लेबर बराबर है। तो बाल दिवस मनाने का अर्थ, तो उसके साथ साथ देश में अगर 60 साल के बाद भी चाइल्ड लेबर है, बच्चे आज भी काम करते हैं, घरों में, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फिर उस बाल दिवस मनाने का कोई अर्थ नहीं रह गया। निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आज के राजनीतिज्ञों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है, और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी आने वाली कई पीढ़ियां उन्हें हमेशा याद रखेंगी। जो उनका दृष्टिकोण था, जो उनका विजन था भारतवर्ष के लिए, आज़ादी के बाद बहुत कम नेतृत्व में ये देखने को हमको मिला है। और आज यदि हम उन्हें याद करते हैं आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, तो उनका वही दृष्टिकोण है। भिलाई स्टील प्लांट के रूप में एक फौलाद का कारखाना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के रूप में विद्युत संयंत्र बनाने वाले विश्व स्तरीय कारखाने, और पूरे भारतवर्ष को हरियाली देने के लिए भाखड़ा नंगल जैसे बांध आज भी दुनिया में बेमिसाल है। और ये उनके
विजन के कारण ही संभव हो सका कि 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद भारतवर्ष ने इन आधुनिक योजनाओं को अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में बनाकर समावेश किया। पंडित जी नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो ये फाउंडर है, उनको बनाया, उनका जो फाउंडेशन उन लोगों ने दिया। कोल्ड वॉर अभी नहीं है, कोल्ड वॉर का स्थिति अभी नहीं है, मगर इसका रिलेवेंट भी है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो फॉरेन पॉलिसी है, वैदेशिक नीति, अभी तक इसका रिलेवेंस है। लगता है कि जो अभी ये सरकार नेहरू का जो पॉलिसी थी इससे थोड़ा से थोड़ा उन लोग शिफ्ट करता है। अभी प्रो अमेरिकन उनका जो ट्रेंड, ये ट्रेंड अभी देखा ही जा रहा है। ये बहुत अफसोस का बात है। ये है आज का जो स्थिति है। जवाहरलाल नेहरू का नाम संसदीय लोकतंत्र में सदा जुड़ा रहेगा, क्योंकि एक आदर्श पुरुष थे और उन्होंने जो समाज की रचना की और उन्होंने जो सपना देखा था कि सचमुच एक वर्गहीन समाज होना चाहिए और उसके बगैर देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने हर वर्गों के समावेश के लिए हर तरह की योजनाएं उन्होंने बनाई। बड़े बड़े डैम भी बनाए, कई तरह के कल कारखाने लगवाए और फैक्ट्रियां भी लगवाई कि देश का समुचित विकास हो सके। और इसीलिए उन्हें चारों तरफ से हर दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, इसकी प्रतिष्ठा में आंच नहीं आए, इन सारे विचारधारा को ध्यान में रख कर ही दूसरे देशों से मित्रता का इन्होंने हाथ बढ़ाया। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत सम्मान कर रहा हूँ, क्योंकि भारत की खोज डिस्कवर इंडिया वो किताब के लिए पंडित जी खुद दार्शनिक थे और अपूर्व पंडित थे। उसके साथ वो जमाने में जो कुछ चिंतन उन्होंने किया देश के भलाई के लिए, नवभारत निर्माण करने के लिए, उसका स्वप्न था जिसको महात्मा गांधी ने कहा था, उसको रूप देने के लिए उसका उम्मीद था, संकल्प भी किया। लेकिन वो ज़माना आजकल युग में अभी तो बदल गया है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और आधुनिक भारत का उनको निर्माता माना जाता है। और इसलिए माना जाता है कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की नींव रखी और उनका ऐसा मानना था कि भारत तभी महान बन सकता है, आर्थिक तौर पर तभी ये आगे बढ़ सकता है जब यहाँ पर बेरोज़गार नौकरी पाएँ, उनको काम मिल सके। और इसी के चलते उन्होंने ये बड़े बड़े सरकारी उद्योग खोले। नेहरू जी ने एक नए भारत को जन्म दिया, लेकिन इस नए भारत में कितना खुशहाल है बचपन, अब बात इस पे करेंगे। शमा जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आंकड़े कहते हैं कि इंडिया में अंडरवेट बच्चों का जो प्रतिशत है 47.5% है, जो कि सूखे का सामना कर रहे, अफ्रीका से भी बुरा है। सबसे ज़्यादा जो कुपोषण के शिकार बच्चे जिन अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, उनकी जो सबसे ऊपरी सूची में भारत का नाम आता है। ऐसे बच्चों से, जो बच्चे इस देश में रह रहे हैं, उन बच्चों से नए भारत की कल्पना करना और ये मानना कि वो बच्चे एक नए भारत को आकार देंगे, कितना सही लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि आंकड़ों पर जाकर हम कोई बात बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि नेहरू जी से पहले कितने भारी भरकम अकाल पड़ते थे। देश में खाद्यान्न पैदा ही नहीं होता था, होता भी था तो कोई अब बारिश हो गई या सिंचाई के साधन नहीं है, उस तरह की चीज़ें थी। जिन बच्चों के कुपोषण होने की बात है तो उसमें शायद मुझे लगता है कि संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं लेकिन वो सही जगह पहुंचते नहीं हैं। जैसे मिड डे मील वगैरह जो योजनाएं सरकार की हैं, या जो गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा देने की बात है, या उनको पाठ्य पुस्तकें देने की बात है, या उनको कपड़े देने की बात है, मैं नहीं समझती कि उन योजनाओं में कोई गड़बड़ है, वो पहुंच नहीं पाती। और वर्तिका, कहीं ना कहीं हमें इसके लिए खुद को जिम्मेदार भी मानना होगा,
क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि सरकारी ऐसा नहीं है कि सरकार में सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार में सब लोग बहुत बुरे होते हैं और बेईमान होते हैं और भ्रष्टाचारी होते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग वहाँ पर चीज़ें जाती हैं, लेकिन वो उन बच्चों तक अगर नहीं पहुँच पाती तो उसके लिए कहीं हम लोग भी अपने आप अपने अंदर हमें झांकना चाहिए, क्यों नहीं पहुँचती। कृष्णा जी, योजनाएं कागज़ों पर बनती हैं, उसके बाद बाहर आकर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, रास्ते में मामला कहाँ अटक जाता है? नहीं, ऐसा नहीं राजीव है। जी ने भी एक बयान दिया था जो आपको याद होगा। मुझे याद है, अभी भी अटक जाता है? तालकोटोरा स्टेडियम में दिया था और उस समय मैं वहाँ बैठी थी कि हम जो यहाँ से भेजते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो कितना पहुँचता है। मैंने तो पूरा उपन्यास लिखा है इस ये पर। बात बिल्कुल सही है और शर्मा जी ने कहा कि हमें बदलाव लाना होगा। ये चिंतन का विषय है, हमें मनन करना होगा, हमें सोशल एजुकेट करना होगा। पर जहाँ तक कुपोषण की बात आपने कही है कि कुपोषण बच्चे शिकार हैं, जनसंख्या हमारी बड़ी है और वो इसलिए बड़ी है क्योंकि शिक्षा की कमी है। जब से देश आज़ाद हुआ और आज तक कितनी जनसंख्या हमारी बड़ी है, उस जनसंख्या पे कंट्रोल कैसे होगा? गरीबी क्यों ज़्यादा है? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सारी प्रॉब्लम उससे क्रिएट होंगी। लैंड नहीं होगी, उनके रहने के लिए जगह चाहिए होगी, फील्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, लिहाजा बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जहाँ तक कुपोषण की है, सरकार इसमें पूरी मदद करती है। मैं जानती हूँ कि ICDS प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ऐसा था जिसमें इंदिरा जी ने शुरू किया था सन 1975 में, ये देखते हुए कि हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलता है और जब तक बच्चे और माँ, जो महिला प्रेग्नेंट है और जिसने बच्चे को अभी पेट में जिसको पल रहा है, उस माँ को भोजन अच्छा मिलना चाहिए। तब उन्होंने ये ICDS प्रोग्राम शुरू किया और आंगनबाड़ी के माध्यम से उन बच्चों को जो अभी मतलब 0 से लेके और 6 साल तक के, उनको पौष्टिक आहार दिया जाए और उन माँओं को भी कि जो अभी बच्चे पैदा करने वाले हैं, तो इस प्रोग्राम को दिया और ये है भी आंगनवाड़ी तक जाता है, उन्हें मिलता है। लेकिन आज हो क्या गया, ये हमारे बहुत पुराने, हमें कुछ सरकार में बदलाव करना होगा क्योंकि जो हमारे पैसा रखा गया उसमें मान लीजिए 2 रुपये रखा है, तो आज 2 रुपये में हम उसे पौष्टिक आहार नहीं दे सकते हैं, हमें उसको बढ़ाना ही होगा। सरकार में मैं चाहती हूँ हम बैठे हैं, बात करेंगे। मुझे मंत्री रहने का मौका भी मिला दिल्ली सरकार में, ये विभाग मेरे पास था सोशल वेलफेयर, जिसमें 2 रुपये से नहीं तो हम स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा उसमें मिलाती थी, जितना सेंट्रल से मिलता था जितना स्टेट उसमें मिला के हम कोशिश करते थे कि बच्चे को पौष्टिक आहार दे दिया जाए, माँ को आहार दे दिया जाए। यहाँ तक एक स्कीम और शुरू की थी कि जो प्रेग्नेंट लेडी के बाद जब उसकी डिलीवरी होती है, बच्चा होने के बाद उसको लैक्टेटेड मदर को, जो दूध पिलाने वाली माँ को, दूध के लिए पैसा दिया जाए उसे खाने के लिए, जिससे उसका दूध अच्छा आए और बच्चे को दे सके। तो स्कीम बहुत अच्छी हैं और ये भी हम नहीं कह सकते कि सभी गलत है, वहाँ तक पहुँचती नहीं है, पहुँचती भी हैं, लेकिन कहीं आधी अधूरी कहीं है। तो वही मैंने कहा, ये चिंतन और हमारे अपने सोशल एजुकेशन की बात आती है, इसमें हमें सोशली एजुकेट करना होगा कि हमें इस मामले को कि देश के साथ हम खिलवाड़ ना करें और जो जहाँ तक है वहाँ तक उसे मिले। स्कीम में जहाँ तक है, स्कीम आज बनती है और 20-30 साल तक वही रहती है, लेकिन देश में जब महंगाई बढ़ती है, ज़रूरत की चीज़ें बढ़ती हैं, तो वो पैसे अगर 5 रुपये है, 2 रुपये है, 2 रुपये में कुछ नहीं आएगा, तो हमें उसे बढ़ाना, समय समय पे उसको रिव्यू करना होगा। 2 साल बाद या 3 साल बाद हम सोचें कि इसको रिव्यू करें, जहाँ 2 रुपये रखा अगर हम 20 रुपये रख दें तो मैं समझती हूँ वो काफ़ी हो जाएगा और उसको पूरा खाना उसमें मिलेगा, बच्चे को भी और माँ को भी। इससे कुपोषण, जो कुपोषित बच्चे हैं वो नहीं रहेंगे, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ देश का एक प्रतीक बन के उभरेंगे और भारत का नाम फिर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सोने की चिड़िया ये भारत, स्वर्ण अक्षरों में जिसका नाम लिखा जाए विश्व में। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही सोशल एजुकेशन की। मिसेस सिंह, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अब जो बच्चे पल रहे हैं हिंदुस्तान में, वो कुछ कैटेगरीज दिखाई देती हैं। बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे और फिर एकदम डाउन टोटन बच्चे। जो ऊपरी लेयर के, क्रीमी लेयर के बच्चे हैं, उन्होंने कभी शायद झुग्गी झोंपड़ियों को देखा ही नहीं है, उन्होंने स्लम्स नहीं देखे, उन्होंने गरीबी नहीं देखी। आपको नहीं लगता कि स्कूल्स का कहीं ये भी एक शायद एजुकेशन का एक हिस्सा होना चाहिए कि बच्चों को दूसरे उन जगहों पर भी ले जाकर दिखाया जाए, ख़ास तौर पे क्रीमी लेयर के बच्चों को, कि इन बच्चों के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए उन्हें भी कुछ करना है? क्या वो एजुकेशन कहीं मिसिंग नहीं लगती आपको? ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसे करना चाहिए ताकि उनको पता लगे कि कैसे बच्चे पलते हैं और तुम्हें क्या चीज़ मिलती है जो उनको नहीं मिलती है। और मुझे लगता है इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमें पेरेंट्स को भी देनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी, मैं भी देखती हूँ हमारे जो बच्चे हैं, अच्छी फैमिली के बच्चे हैं, वो भी बहुत बीमार रहते हैं,
कुपोषण की वजह से ही क्यों वो उनके जो खाने हैं बिल्कुल बैलेंस डाइट नहीं है, पैसे होते हुए भी बैलेंस डाइट नहीं होती। जंक फूड वाला मामला है। एनएसएस है जो स्कूल से या कॉलेज से बच्चे जाते हैं क्लस्टर्स में, जुग्गी क्लस्टर्स में, जो एजुकेट भी करते हैं, फूड का भी बारे में बताते हैं, सफाई के बारे में बच्चों को बताते हैं हमारे कि हाथ धो के अच्छे जाना। क्रीम बच्चे जो है उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम है, हेल्दी बच्चे नहीं है, वो जंक फूड का प्रॉब्लम है, तरह तरह की बीमारियां जो बड़ों की तो दूसरा प्रॉब्लम है। बच्चों को जो गरीबी है या बच्चों को जो परेशानी है, उदासी है, वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखती है या कभी कभी अखबार की स्टोरी में दिखती है, लेकिन वो बच्चे दूसरी हकीकत से एकदम जानते ही नहीं उस हकीकत जो ये बड़े घरों के बच्चे हैं वो जानना, मुझे लगता है वो जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे हैं, उनको कहें वो चले नाक मुंह से कोड़ते हैं, नहीं हम मैम वहाँ नहीं जाएंगे। कैसे ज़बरदस्ती लेके जाएं तो बड़ी अनिच्छा से जाते हैं, बिल्कुल मन से नहीं जाते हैं, वो नहीं देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये हम तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये कुछ नहीं है। वो सोशल की स्टेटस के बीच में जो गैप तो है। आपको लगता है कि एनसीसी ज्वाइन करना पसंद करते हैं, वो एनएसएस नहीं करते? एनसीसी भी नहीं करते आज के बच्चे। एनसीसी में अगर दोनों बता ऑप्शन रखे बच्चे नहीं करते, वो कहते हैं कि उनको पेरेंट्स से इतना डेलिकेट बना रखा है, हम ये हैवी शू नहीं पहनेंगे, हमारे पाँव में दर्द हो जाएगी, हम ये यूनिफॉर्म के ब्राउन चप्पल जैसे वो नहीं पहनेंगे, सॉक्स, हमारी स्किन छिल जाएगी। इंसिस्ट कहीं नहीं कर सकते? करते हैं, लेकिन कब तक? आंख बचा के कुछ कर लिया, हम कुछ करते हैं, हमारे सामने कुछ हो रहा है, एकदम से बाद में कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये चेंज हुआ कि पंडित नेहरू के समय पे जब देश ने आज़ादी की लड़ाई में बच्चों ने भी साथ दिया था, और ये कहा था मैंने, बच्चे रफ एंड टफ नहीं है। मैंने इतिहास में पढ़ा है कि जब वो 5 बच्चियों की टोली निकली थी और उन्हें लगा हमारे फादर ब्रदर सिस्टर सब काम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक 5 साल से छोटे बच्चों की एक टीम बनाई और देश के जो पेरेंट्स हैं वो भी स्ट्रगल करके नहीं आए, लगाते हुए जब गोली लगी तो उन्होंने गोली लगते हुए अपने 14 साल का जो उस झंडे को टांग के तैयार किया और ये कहा कि वंदे मातरम कहने से रोका अंग्रेजी फौजों ने, और तब भी उन्होंने झंडा लगा के, लास्ट वाली लड़की ने जब छाती में गोली लगी तो झंडा गाड़ के ऊपर खड़ा कर दिया और ये कहा वंदे मातरम। और आने वाले समय में उसने ये नहीं कहा कि वो झंडा गिरेगा, उसने अपने आप को ज़मीन में लेट के वो झंडा अपनी छाती की उस गोली के छेद में डाल के खड़ा कर दिया। तो इससे लगता है इतिहास हमारे बच्चों के लिए तो बहुत मजबूत है, लेकिन आज के बच्चे जैसा इन्होंने कहा कि भारी शू पहनना नहीं चाहते या एनसीसी में नहीं जाना चाहते हैं या भारत स्काउट्स गाइड्स में नहीं जाना चाहते हैं, एनएसएस भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो उनके शौक क्या हैं फिर? तो आज के बच्चे करना क्या चाहते हैं? और आज के यूनिफॉर्म अपने बैग में लेके आते हैं, स्कूल के गेट पे इसको डालते हैं, गाड़ी में चेंज करते हैं, जाने के टाइम पे इसको दोबारा वापस चेंज करते हैं। अच्छा, अब हम पहले ये सुनते हैं कि आज के बच्चे बाल दिवस को लेकर सोचते क्या हैं और उसके बाद आगे बात जारी रखेंगे। बाल दिवस में तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, टीचर्स होमवर्क देती है, भारी बैग्स ले जाने पड़ते हैं और माँ बाप कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बाल दिवस के दिन हमारे स्कूल में फंक्शन होता है, इस फंक्शन में हम पोएम सुनाते हैं या फिर कोई कविता सुनाते हैं। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, मैं भी बड़ा होकर अध्यापक बनूंगा ताकि बच्चों को प्यार से पढ़ा सकूँ और हमारा देश तरक्की करे। हम बाल दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि चाचा नेहरू का उस दिन जन्मदिन होता है और चाचा नेहरू हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम बाल दिवस मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो हमेशा अपने पास एक गुलाब का फूल रखते थे, वो शांति के दूत थे और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। छोटे होने में फ़ायदा यह है कि बैग उठाने का झंझट नहीं रहता, सारा स्कूल बैग इतना भारी होता है कि उठाने का मन भी नहीं करता और स्कूल जाने का भी टेंशन नहीं होता, ना ही होमवर्क करना, मज़े से सोते रहो पूरे दिन और कोई टेंशन नहीं है, मस्ती करो, कुछ भी करो, कोई रोकेगा नहीं। बाल दिवस वाले दिन हमें छूट मिलनी चाहिए कि हम जी भर के खेलें और हमें खूब सारी टॉफियाँ और मिठाइयाँ मिले और हमें स्कूल या ट्यूशन का होमवर्क न मिले। हमें इस दिन खेलने, फिल्म देखने और पढ़ने की सबकी छूट मिलनी चाहिए। चिल्ड्रंस डे में छूट मिलनी चाहिए कि हमें ज़्यादा खेलने देना चाहिए और क्या है, और हमें होमवर्क कम मिलना चाहिए और हमें ज़्यादा बस्ता भारी नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रंस डे में पार्टिसिपेट और पोएम गाऊंगी। फूलों से नित हंसना सीखो, बोलों से नित गाना, तरु की झोंकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। नेहरू के सपनों के भारत में क्या है हाल बच्चों का और बच्चे क्या सोचते हैं आज के भारत के बारे में, इस पर बात चल रही है। अरण्य, आपसे मैं जानना चाहूँगी,
बड़ों को ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत डेलिकेट हैं, ये भी लगता है कि बच्चों में अब वो पहले वाली बात नहीं है, और बच्चे इस पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने के लिए जो उनमें जज्बा होना चाहिए शायद वो कहीं मिसिंग है। आपको लगता है ऐसा? जी, मुझे एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक तरीके से ये बात सही भी है, क्योंकि जब बच्चे कोई जैसे मैम ने कहा कि वो जूता पहनने में बोलते हैं कि ये बहुत भारी जूता है, हम नहीं पहने, ये टाइट है, ये हम नहीं पहनेंगे। आपने किया है ऐसा कभी? नहीं, कभी नहीं किया। अच्छा, NCC लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या आपको लगता है कि बच्चों में जो अपनी कंट्री के लिए जो एक पेट्रियाटिज्म होना चाहिए, जो एक भावनाएं होनी चाहिए, वो कहीं मिसिंग है, और थोड़ा सा वो हार्ड वर्क की जो हैबिट होनी चाहिए वो कहीं जा रही है पीछे? हाँ, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक कारण है कि जब पेरेंट्स हमें कई बच्चों को एजुकेट नहीं करते, इसीलिए अवेलेबल करते हैं। पढ़ाई ज़्यादा है, शायद मुझे लगता है पढ़ाई ज़्यादा है, इसलिए आप लोग इन कामों में ध्यान नहीं देते। हाँ, ये मैम की बात बिल्कुल सही है। पढ़ाई ज़्यादा है कि एजुकेशन का जो बोझ है वो शायद ज़्यादा है, कि हम बुकिश नॉलेज के अलावा कुछ जानना ही नहीं चाहते, समय नहीं होता हम समय भी नहीं होता, और कई बच्चे तो जानना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी जो चीज़ें डेली रूटीन जो चीज़ें बड़ी इजीली अवेल कर देते हैं पेरेंट्स। उनको लगता है हमें समय और देशकाल को शायद नहीं भूलना चाहिए। और जब मैं बच्ची थी तो मेरे माँ बाप कहते थे कि आज के बच्चे वैसे नहीं हैं जैसे हम थे। तो शायद हम आज उनके बिल्कुल खांचे में ढल के कह रहे हैं कि जैसे हम थे बच्चे थे वैसे आज के बच्चे नहीं। वो शिकायत हमेशा रहती है, हर युग में रहेगी। मेरे ख्याल में जो संघर्ष हमने किया होता है वो हम अपनी अगली पीढ़ी को नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि जिन कठिनाइयों से हम गुजरे वो हमारी अगली पीढ़ी को ना मिले। लेकिन अगर आप बच्चों को डेडिकेट हो जाने की बात करें तो वो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, आज भी इस देश में 5 करोड़ बाल मजदूर हैं। तो ऐसा नहीं है, वो भी 18 घंटे काम करते हैं। तो जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं वो शायद उस सामाजिक उसमें आते हैं, उनकी हैसियत ये है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक बात क्षमा जी ये है कि बच्चों पर ये आरोप लगाना, मैं आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ कि शिकायत हमेशा होती है, और बच्चों पर ये भी आरोप लगाना कि बच्चों में अब वो बात नहीं रही, वो शायद पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि बच्चों का साहित्य वो भी कहीं पीछे छूट रहा है। आप नंदन से जुड़ी हैं और आप सालों से नंदन के साथ जुड़ी हैं। अब जब आज का बच्चा जब जाता है बुक स्टोर में, उसे अपने लिए कितनी किताबें वैसी मिल पाती हैं जो नंदन या चंदा मामा के आसपास हों। पहली बात ये, हम आज जब 56,000 न्यूज़पेपर्स और मैगजीन इस देश में आज की डेट में छाप रहे हैं, उनमें बच्चों की जगह है कहाँ? बच्चों का पेज एक छोटा सा होता है, एक छोटा सा कोना होता है। जिन बच्चों से हमें तस्वीर बनानी है हिंदुस्तान की, उन बच्चों की आवाज़ कहीं दिखती क्यों नहीं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और एक बात ये भी मैं कहूँगी कि हिंदी का एक दुर्भाग्य है कि उसके मैं सिर्फ हिंदी भाषा की बात कर रही हूँ कि एक ये छवि बनी हुई है कि हिंदी में बच्चों के लिए कोई लिखता नहीं है, हिंदी में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हिंदी के बाल लेखकों को कोई जानता नहीं है, हिंदी में पुस्तकें प्रकाशित नहीं होती। ये सारी बातें गलत हैं। हिंदी में हज़ारों बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, और अगर पुस्तकें बिकेंगी नहीं तो आप जानती हैं वो छपेंगी नहीं। पूरा गणित होता है, अगर कोई चीज़ बिकेगी नहीं, जो उसको छाप रहा है उसको उससे लाभ नहीं होगा तो वो उसे नहीं छापेगा। तो क्यों हज़ारों पुस्तकें छपती हैं अगर बच्चे उनको नहीं पढ़ते? अगर वो बच्चों तक नहीं पहुंचती तो कैसे उनके 3-3, 4-4 एडिशन निकल जाते हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट की एक कमेटी में मैं हूँ, उन्होंने बताया था कि उनकी एक पुस्तक के 15 संस्करण छपे हैं, जो बच्चों की पुस्तक है। तो एक एक पुस्तक के 15 संस्करण छपना ये बताता है कि बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। हमें नहीं पता चलता, बात अलग है। लेकिन यहाँ तक इसका मतलब पहुँच नहीं पाते हैं। नहीं, कहीं नहीं भी पहुँचती, कहीं पहुँचती भी होंगी तभी तो 15 संस्करण छप रहे हैं। लेकिन नहीं, और एक बात ये है कि बहुत से लोग उदाहरण देते हैं कि भाई हिंदी में बच्चों के लिए अच्छा लेखन नहीं है जी, बांग्ला में तो जब तक कोई बड़ा होता ही नहीं है जब तक बच्चों के लिए ना लिखे। सत्यजीत राय बड़े थे, बच्चों के लिए लिखते थे। लेकिन आपने एक जो बात कही उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन ज़रूर है कि अच्छी मैगजीन या अच्छी अखबार की सेहत का अंदाज़ा ऐड से होता है। जब हम विज्ञापन की बात करते हैं, कितने विज्ञापन मिलते हैं? नहीं, उसका सेहत का अंदाज़ा, बल्कि मैं तो कहूँगी कि जो बड़े संस्थान हैं वो बच्चों की मैगज़ीन, उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की है कि ऐड आते हैं या नहीं आते हैं, तब भी चलते हैं। तब भी चलती है। लेकिन आपने नंदन की बात की, चंदा मामा की बात की, मैं जो बात कर रही हूँ कि और नई तरह की चीज़ें, बहुत सारे नए प्रयोग, वो उतने क्यों नहीं दिखते? इंटरनेट पे बच्चा क्यों हावी है? इंटरनेट क्यों देखना चाह रहा है? इंटरनेट भी बुरा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट इतना बुरा है। हम क्यों उसकी अच्छाइयों की तरफ भी तो हम ध्यान दें कि इंटरनेट घर बैठे क्या क्या हमें बताता है।
जिस जादूगर की परिकल्पना हम करते रहे हैं कि एक जादू की छड़ी घुमाएगा और सब कुछ आपके सामने हाजिर है, क्या सचमुच इंटरनेट इतना बुरा है? क्या सचमुच कंप्यूटर इतना बुरा है? क्या सचमुच टीवी इतना बुरा है जिस पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। सब चीज़ों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। बेसिक बात ये है कि हम कौन सी चीज़ रखते हैं और कौन सी चीज़ निकालते हैं। अमेरिका में बच्चों के प्रोग्राम और बड़ों के प्रोग्राम में एक भेद है। जब एडल्ट प्रोग्राम आते हैं तो ऐसे वो हैं कि भाई बच्चों को उस समय सुला दिया जाए या वो स्विच ऑफ कर दिए जाएं या बच्चों तक वे प्रोग्राम ना पहुँचें। तो सवाल तो सिर्फ अच्छाई और बुराई के चुनने का ही है। सब अच्छा, जो भी वैज्ञानिक विकास हो रहा है, इंटरनेट उसमें से एक है। वो घर बैठे आपको क्या क्या नहीं बता रहा है। आज मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली कास्ट सिस्टम गुरु से जुड़ा हुआ है ना, ब्राह्मण ही गुरु हो सकता है। तो आज वो घर बैठे कोई दलित बच्चा भी इंटरनेट देख के कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इसमें मैं मिसेस सिंह आपसे जानना चाहूँगी, इसमें कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी ने सब कुछ परोस कर सामने रख दिया है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है? एक आपके स्कूल में जब आप देखती होंगी बच्चों को, बच्चे को नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, वो कोई भी चीज़ पिक कर सकता है। क्या लगता है आपको कि ये भी एक सीरियस बात है? बहुत सीरियस बात है। आज भी अगर सडनली किसी बच्चे का बैग खोलो तो आपको उसको गाने के, उसके पॉप म्यूज़िक के सीडी नज़र आएंगे अंदर पड़े हुए। कोई उसकी अच्छी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। बहुत उनको समझा रही है। पूरे क्लास के अंदर अगर 50 बच्चों की क्लास है, मुश्किल से 5 या 7 बच्चे होंगे जो कुछ अच्छी चीज़ देखना चाहेंगे, जो अच्छी चीज़ जानना चाहेंगे। उनका ध्यान कहीं और रहता है, स्पेशली टीनेजर बच्चों में। कंप्यूटर से, जैसे शर्मा जी ने कहा कि कंप्यूटर हम ये कहते हैं अच्छी है, लेकिन जिसकी जैसी ज्ञान होगा उस कंप्यूटर से हिसाब से निकालना चाहिए। एग्जैक्टली, वो चीज़ कहीं भी हो सकती है। 50 क्लास के बच्चों में इसका 50 क्लास के बच्चों में साइड इफेक्ट 8 या 10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कुछ अच्छा पढ़ना चाहेंगे, अच्छा देखना चाहेंगे, अच्छा करना चाहेंगे। छोटा बच्चा बर्ती का ठुमरी नहीं सुनेगा, वो पॉप ही सुनता है। वो ठुमरी या क्लासिकल म्यूजिक नहीं सुनेगा, उसका ध्यान उसी में रहेगा। वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, क्लास में आके सारे एक्सचेंज होते हैं। लेकिन जिस तरह जुवेनाइल क्राइम बढ़ा है, बेसिकली बात ये है कि हम बड़े, माफ कीजिएगा, हम बड़े अक्सर बच्चों को चाहते हैं कि वो हमारी आज्ञा का पालन करें। नहीं, मॉनिटरिंग होना चाहिए। छोटे थे कितनी हम अपने बड़ों की आज्ञा का शर्मा जी, पालन मैं एक करते बात थे। आपका बात करना चाहती हूँ, जो आपने कंप्यूटर की बात कही है। कंप्यूटर में अगर मुझे गलत चीज़ लेनी है तो गलत, मेरे ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं देख रहे, तो वो बच्चा वैसी चीज़ निकालेगा उसका, क्योंकि एक टीनेज के बाद जो उसकी एज है, एडोलेसेंस एज और टीनेज के बीच में बच्चा उसमें से अच्छी चीज़ नहीं निकालेगा। इसीलिए जब उसको गाइड किया जाए, इसलिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। मॉरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मॉरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बात है कि जितने मॉरल एजुकेशन या टीचिंग्स हम करते हैं, बच्चे उनसे उतने ही दूर भागते हैं। लेकिन हम लोग का इतना पुराना अनुभव है, एक सर्टेन एज तक हमें थोड़ी सी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। सदा सच बोलो की बात हम करते हैं, और वो पिता अपने बच्चे से सदा सच बोलो की बात करता है, जिसको बच्चा हर रोज झूठ बोलते देखता है। तो इसलिए प्रीच भी वो करना चाहिए जो हम खुद ना हम कर। और नहीं, मॉनिटरिंग करना कुछ सर्टेन एज तक। एक एज के बाद छोड़ सकते हैं कि अब आपका भविष्य आप जान सकते हैं अच्छा या बुरा, और जब वो अपना भविष्य जान लेगा तो देश में अच्छे बच्चे होंगे और देश अच्छा अगर आप पकड़ेगा तो आप रोकेंगे ना। रास्ता दिखाना पड़ेगा। सपना था, यही पंडित नेहरू की एक चाहत थी कि मेरे आज के बच्चे इतने मजबूत बने कि जिस फील्ड में भी हो जाए वो काम करें। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, जिस फील्ड में भी वो है वो काम अच्छा करे, अपने आचार विचार अच्छे रखे, और अच्छे आचार विचार से स्वस्थ भारत का निर्माण होगा, और वही निर्माण का सपना उन्होंने देखा था। आपने स्वस्थ भारत की बात की, अब एक देखते हैं एक छोटी सी कहानी कि आज के हिंदुस्तान में बच्चों की हालत है क्या। आकाश की सुबह काम से शुरू होती है और रात थकान से खत्म। बचपन क्या है वो नहीं जानता, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक आकाश की तरह बहुत से बच्चे सिर्फ काम कर रहे हैं। यहां ना तो उनके सपनों के लिए कोई जगह है और ना ही उनकी नन्ही मुन्नी मांगों की। इनके लिए भरपेट खाना मिलना भी किसी ताज्जुब से कम नहीं। आंकड़े बताते हैं कि कुपोषण और उससे उपजी बीमारियों की वजह से भारत में हर साल करीब 20 लाख बच्चे मौत का शिकार होते हैं। भारत में करीब 47% बच्चों का वजन सामान्य से कम है। 46% बच्चों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। करीब 30% बच्चों का जन्म के समय ही काफी कम वजन होता है। जिस शिक्षित भारत की तस्वीर हमेशा नेहरू जी की आंखों में रही, वह भी अक्सर कई पेचीदगियों से जूझती दिखाई देती रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी देश में करीब 81,617 स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं है।
44,000 स्कूल टीचर के बिना चल रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा स्कूलों में नियमित हेडमास्टर नहीं हैं। 50% स्कूलों में खेल के मैदान नदारद हैं। 20% स्कूलों में पीने का पानी का इंतजाम नहीं है। About a year ago, I visited a village school. I walked up to one of the children and asked him, "Beta, बड़े होकर क्या बनोगे?" The silent stare I got in reply disturbed me. In school after school, I have asked this question, and in school after school, I have got no answer. Many students, teachers, and parents believe that our school system is a dead end. तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में आज भी 26 लाख से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं। हर जिले में हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जो अपने बचपन को त्याग कर, बचपन में जिस तरह की चीज़ों के लिए हमारे समाज ने उनको चीज़ें जिसकी हम कल्पना करते हैं उनको छोड़ के वो कहीं ना कहीं काम करता है। तो पहला तो मेरा ये निवेदन है कि वो हर बच्चा जो कहीं ना कहीं स्कूल न जाता हो उसको बाल श्रम की स्थिति में माना जाए। जाहिर है जब तक बचपन को एक ठंडी छांव नहीं मिलती तब तक खुशहाल भारत का सपना भी साकार नहीं हो सकेगा। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर कैसे बने, बात इसी पर हो रही है। अरण्य, अब आपसे जानना चाहेंगे, शमा जी ने कहा कि बच्चे भाषण सुनना पसंद नहीं करते, तो बच्चों को कैसे समझाया जाए, बच्चों को कैसे बताया जाए? मेरे ख्याल से बच्चे जो सोचते हैं वो उनको लगता है कि वो अल्टीमेट चीज़ है और वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते। जैसे कि कहते हैं एवरीवन वांट्स, मतलब टीचर के सेंस में नहीं कि एवरीवन वांट्स टू लर्न बट नो वन वांट्स टू बी टॉट, उस सेंस में कि सब जो कोई आदमी किसी से बात कर रहा है या फिर भाषण दे रहा है तो वो बच्चा उसको नहीं सुनेगा, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी नॉलेज चाहे आधी अधूरी हो चाहे वो गलत ही हो, मेरी नॉलेज बिल्कुल सही है और मैं इसको मेरी नॉलेज बिल्कुल सही है और मैं इसकी बात क्यों सुनूं जबकि मेरे पास इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, जो बड़ों की दुनिया है वो ये सोचती है कि बच्चे एक नए हिंदुस्तान को जन्म देंगे और जो चीज़ों की जहाँ भी तब्दीलियों की ज़रूरत है वो लाएंगे, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, क्या बड़ों को भी कुछ बदलना चाहिए? बड़ों को पहले अपने बच्चों को खुद बदलना चाहिए, जो उनके स्टूडेंट्स हैं या फिर खुद के पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाना चाहिए। कैसे ये तो आप पेरेंट्स के ऊपर है कि वो अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं या बताते हैं। बड़ा गोलमोल आंसर आपने दिया, लेकिन ये आप बताओ कि जब आप एकदम ऑनेस्टली जब आप बड़ों को देखते हैं तो आप बड़ों में कैसे बदलाव चाहते हैं? क्योंकि बड़ों के लिए तो ये कहना आसान है कि आप ये करो और ये ना करो। आप जब बड़ों को देखते हो आप क्या चाहते हो कि वो क्या ना करें और क्या करें? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे हर चीज़ पे ना डांटे जो मैं चाहता हूँ, मतलब छोटी छोटी बात जैसे कई बार होती है, लेकिन जो मेरे पापा ने मुझे बताया, जो मेरे फादर ने मुझे बताया है कि जब वो हमारे पास हमसे दूर होंगे, हमारे पेरेंट्स, तो हमसे जब वो दूर होंगे तो उनकी बातें हमें याद आएंगी कि ये बातें बिल्कुल सही थी और कुछ बातें लगेंगी भी उफ हमने क्या गलती कर दी कि हमने इनकी बातें नहीं मानी। बात सुननी चाहिए ना। जी शमा जी, इससे आपसे एक और हम बात पूछना चाहेंगे। आप कहानियों की दुनिया से जुड़ी हैं, आप लिटरेचर से जुड़ी हैं, आप जो बदलाव लिखने पढ़ने की दुनिया में भी आ रहा है, क्योंकि लिखना और पढ़ना हिंदुस्तान की तस्वीर दिखाता है, चेहरा क्या है वो भी दिखाता है, क्या उसमें भी कहीं उस तरह के कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो लगता है कि शायद नहीं आने चाहिए थे, या आप पूरी तरह से उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या उनमें गांव दिखता है, क्या उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिखते हैं? बहुत सी चीज़ें मुझे लगता है, जैसे कि हम लोग का अगर बच्चों की दुनिया की बात करूं तो जो प्रिंट मीडिया है, आपने अभी ऐड की बात की थी, तो एडवर्टाइज़र ऐड सेलिब्रिटी को देख के देता है और सेलिब्रिटी इसलिए चाहिए, हर एक को चाहिए, प्रिंट में भी चाहिए और आपके यहाँ भी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ज़रूर लगती हैं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि जब भी बदलाव होता है तो निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें हमें बुरी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें बीच की होती हैं और अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं और बुरी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। बुरी चीज़ें स्थायी नहीं हो सकती,
कोई भी तूफान आता है वो स्थायी नहीं है, उसके बाद एक स्थिरता आएगी ही। सुनामी आएगा, स्थायी नहीं है, समुद्र अपना तट छोड़ के चला आएगा लेकिन फिर वापस चला जाएगा ना पानी। तो मुझे लगता है, जो मेरा अपना विचार है या औरों का भी होगा, कि बुरी चीज़ें स्थायी नहीं होती। लेकिन आपको लगता है कि प्रिंट मीडिया उस तरह से बच्चों की आवाज़ को उठा पाता है जितना उसे उठाना चाहिए? जैसे कि क्या बच्चे, आपको नहीं लगता कि बच्चों की याद आम तौर पर हमें 14 नवंबर के आसपास बिल्कुल आती सही है? कहा आपने, और मैं भी अक्सर महसूस करती हूँ कि बच्चों की याद आखिर 14 नवंबर को क्यों आए, या बच्चों के लिए जो काम करते हैं उनकी भी याद सिर्फ 14 नवंबर को ही क्यों आती है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि बच्चों की आवाज़ जो है, उसकी स्पेस, उसकी जगह बढ़नी चाहिए। उसको हमें सिर्फ 2 ही किस्म के बच्चे दिखाई क्यों देते हैं, या तो वे अपराधी हैं या वो कोई सेलिब्रिटी हैं, बस इतने बच्चे हमें दिखते हैं। बाकी जो और भी तो बच्चे होंगे, बीच में रहने वाले भी तो बच्चे होंगे, उन्होंने भी तो अपने जीवन में कुछ अच्छा किया होगा। कोई लिटिल चैम्प बन के या कोई गायक बन के या कोई अपराधी बन के ही क्यों जगह पाए कहीं। तो आम तौर पर आपने कहा कि 2 तरह के बच्चों की बात होती है, या तो जो अपराधी है या फिर जो सेलिब्रिटी हो गया है। एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं बच्चों के बारे में, ये सुनते हैं। बच्चे इसलिए विशेष रूप से उनसे स्नेह रखते थे क्योंकि उन्हें चाचा नेहरू के नाम से हमेशा याद वो करते थे। 14 नवंबर उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, और वो बच्चों को, अगली पीढ़ी को भारत के भविष्य के रूप में देखते थे और उन्हें वो सम्मान निरूपित करते थे। ये जब हम पढ़ते थे, हमने भी बाल दिवस मनाया है, और जब चाचा नेहरू का देहांत हुआ उस समय युवा वर्ग के रूप में हमने उनके गम को नहीं भुलाया। इतना हम लोगों ने उस समय रो रो कर उनकी याद करा, और आने वाली पीढ़ी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्र निर्माण के योगदान को और उनके विजन को कभी भूल नहीं सकते। एक पैसे वाले, एक इतने बड़े बैरिस्टर के घर में जन्मने के बाद में, विदेश में पढ़ाई करने के बाद में नेहरू जी इस देश के नेता इसलिए बन पाए क्योंकि उनके रग रग में समाजवाद की विचारधारा भरी हुई थी। जब वो प्रधानमंत्री बने, उनका समाजवाद के बारे में बड़ा स्पष्ट सोच था, और तभी उन्होंने बड़ी जोत के जो किसान थे उनकी खेतियों को छोटे किसानों में बांटने की बात की, जागीरदारी को ख़त्म करने की बात की। और आज भी जो समाज में जो दूरियां बढ़ रही हैं, विशेष रूप से अमीरी की, गरीबी की, शिक्षा की, अशिक्षा की, शहरों की, गाँव की, उसका कारण यही है कि नेहरू जी के समाजवाद के सिद्धांत पे क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। बच्चों की याद आम तौर पर बाल दिवस के आसपास आती है। कृष्णा तीरथ जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। बहुत दिनों से चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन की बात हो रही थी, लॉ भी पास हुआ, फिर ये हुआ कि बच्चे अब ढाबों पर या और जगहों पर काम करते नहीं दिखेंगे, अब भी दिख रहे हैं। जब बच्चों की बारी आती है तो सारे मामले हाशिए पर क्यों सिमट जाते हैं? ये एक गरीबी की निशानी है। बच्चों को उनके पेरेंट्स भी शायद नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कहीं काम करे, वो भी चाहते हैं बच्चा पढ़े लिखे और अच्छे ओहदों पे देश के बैठे। और राजनीतिक लोग भी ये चाहते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बंद करते हैं जब बच्चों को, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं, उनकी मदर को कहते हैं, सुना है कि हम खाएं कहाँ से, ये बच्चा कमाता है तो हम खाते हैं। कहीं उसके फादर की बुरी आदत है, माता पिता में अगर कोई गलत आदत है या फादर में गलत आदत है, माँ उसको चाहती है बच्चा कमाएगा तो वो खा पाएंगे। और दूसरा, हमने जो लॉ ऐसे बनाए थे कि वैसे 16 साल का बच्चा जा सकता है, काम कर सकता है, लेकिन उससे छोटे बच्चे 5 साल का 7 साल का बच्चों को हम पकड़ते हैं। तो पीछे भी मेरा एक प्रश्न भी पार्लियामेंट में रहा कि ये बच्चे जो हम पकड़ते हैं और जिस जगह पे काम करें हम उनको पेनलाइज करते हैं, पेनल्टी डालते हैं, उस पेनल्टी से करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है। मेरा मानना यह है कि वो जो पैसा इकट्ठा होता है उन बच्चों को पकड़ने से, जब हम पेनल्टी डालते हैं, वो जो पैसा होता है वो पैसा उनकी वेलफेयर में लगाते हैं, और ये हमें लगाना चाहिए। जब हम करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं और जो बच्चे पकड़े गए उनकी वेलफेयर में लगाएं, प्लस उसको रखें जिससे और जो बच्चे पकड़े जाएं हम उनकी वेलफेयर में लगाएं, उनको स्कूल फ्री एजुकेशन दें, फ्री उसको ड्रेस दे, स्टेशनरी दें, खाना फ्री हो, और जहाँ तक हो सके अगर उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो जिस तरह से हमारी पेंशन योजना है उसमें एक पेंशन योजना और हम ऐड कर सकते हैं। हम वृद्ध पेंशन योजना है हमारे पास, हर स्टेट का अलग अलग है। सेंट्रल ने अगर 300 रुपया दिया तो हम 300 दे रहे हैं या 500 दे रहे हैं, कुछ स्टेट या 350 दे, अपनी तरफ से कुछ शेयर करके देते हैं। इसी तरह जिस घर में गरीबी की रेखा से नीचे दबी कुचली महिला अगर है या दलित है, शोषित है, पीड़ित है,
ऐसी महिलाओं को हमें एक पेंशन योजना बनानी चाहिए जिससे वो पैसा वहाँ तक जाए और उस पैसे से अपने बच्चे की शिक्षा वो दे, बजाय लेबर में वो भेजे, शिक्षा दे और खुद भी घर में जब उसे खाने को होगा वो ज़रूर पढ़ाएगी। एक माँ की हृदय की आत्मा की एक आवाज़ है कि मेरे बच्चे को मैं अच्छे से अच्छा बनाऊं और मेरा बच्चा भी अच्छे ओहदों पे बैठे, सरकारी कर्मचारी बने या इंडस्ट्रियलिस्ट बने या फैक्ट्री मालिक बने या IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बने, कोई शिक्षक बने। हर माँ चाहती है, बिल्कुल, कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा गलत बने, लेकिन मजबूरियाँ ये सब करवाती हैं और उस मजबूरी को सरकार मिल के पूरा कर सकती है। ऐसा मेरा विश्वास भी है, मानना भी है। सहयोग पब्लिक से भी मिले और सरकार भी करे। जब जनता और सरकार मिल के जो काम करती है, क्योंकि जनता की आवाज़ पे हम कानून बनाते हैं और कुछ कानून गलत हों तो उसमें संशोधन भी करते हैं, तो इसमें संशोधित करते हैं कि ऐसी हम स्कीम लाएं जिससे उस महिला के पास इतना पैसा हो कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके और लेबर, चाइल्ड लेबर से बचा सके। यही रास्ता योजनाओं की आपको लगता है मिसेस सिंह कि कहीं सरकारी जो योजनाएं हैं, अब ऐसा समय आ गया है कि बच्चों को भी कहीं उनके साथ जोड़ा जाए, क्योंकि अब बच्चे काफ़ी स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, समाज को समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में बच्चों को अगर जोड़ा जाए इन स्कीम्स के साथ, थोड़ी उनकी सजेशंस ली जाएं? हाँ जी, उनकी ली जाए, उनको जोड़ा जाए, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के उनको थोड़ा अपनी बात कह सकें, उनके कोई लीडर बने, आगे फॉरवर्ड आएँ और आके बताएं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह उनको सरकार के साथ जोड़ा जा सकता है। और आपको लगता है कि उसकी शुरुआत होनी चाहिए? शुरुआत हो सकती है और कई तरह से हो सकती है। मिसालें कई हैं। एक ऐसी ही मिसाल पर देखते हैं सूरज मोहन झा की एक खास रिपोर्ट। उड़न खटोले में बैठे इस युगल की तस्वीर को बनाने में देविका को कई दिन लगे, लेकिन जब तस्वीर बनी तो उसके सपनों का उड़न खटोला भी खुशी से झूम उठा। देविका की हर सुबह रंगों और पेंटिंग ब्रश से शुरू होती है, यही उसकी पहचान है। इस छोटी सी उम्र में उसे इतने इनाम मिल चुके हैं कि उसे उनकी गिनती तक याद नहीं। When I was around 9 or 10 years old, I was used to make all those flowers and all pretty things, nothing so natural, everything very artificial. तो सडनली मेरे पापा ने मेरे को आगे और उन्होंने देखा कि हाँ कुछ आर्ट है और उन्होंने आगे और उसको बढ़ाने की कोशिश की कि और अच्छा कर सकती हूँ मैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम कि आज मैं शायद इस पोजीशन पे हूँ। देविका मधुबनी पेंटिंग में अपनी खास पहचान बना चुकी है। वो इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग तो नहीं ले सकी, लेकिन वो मानती है कि मन में लगन हो तो सब कुछ संभव है। देविका के इस सफलता पर उसके माता पिता को भी गर्व है। वे मानते हैं कि देविका जैसे बहुत से बच्चों का सफर अभी शुरू हुआ है और उन्हें अभी बहुत आगे जाना है। माँ बाप के लिए इससे बढ़ के खुशी की घड़ी और क्या हो सकती है कि उनके बच्चे उनके लिए इतने अच्छे अच्छे अवार्ड्स लेके आए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है लोगों का, रिश्तेदारों का। लोग बहुत प्राउड फील कराते हैं मुझे जब मुझे ऐसा सुनने को मिलता है। नेहरू जी का मानना था कि किसी देश का भविष्य उसके बच्चों के हाथ में होता है। इसी बात को सच साबित कर रही हैं देविका अरोड़ा, जिन्होंने इस छोटी सी उम्र में ही पुरस्कारों की झड़ी लगा दी। ऐसी नैसर्गिक प्रतिभाशाली बच्चों की इस देश में कमी नहीं। जरूरत है तो सिर्फ सरकारी प्रोत्साहन की, ताकि काफी संख्या में ऐसे बच्चे आगे आ सकें। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं सूरज मोहन झा, दिल्ली से लोकसभा टीवी के लिए। बात हो रही है बच्चों के सपनों की, और इन्हीं सपनों पर बात आगे बढ़ाते हुए शमा जी, पहले आप बताएं, आप जो जिस हिंदुस्तान को आज देख रही हैं, आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद एक नए हिंदुस्तान को और एक बुलंद भारत को देखने के लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या बदलाव चाहती हैं आपकी? मेरे हिसाब से जो 5 करोड़ बाल मजदूर हैं वो हरगिज़ नहीं होने चाहिए। और जैसे कृष्णा जी ने कहा कि गरीबी की समस्या है दरअसल बाल मजदूरी, आप चाहे जितने बाल मजदूरों को मुक्त करा लें वो फिर से आ जाएंगे लौट के, क्योंकि अगर माता पिता के पास खाने के साधन मौजूद नहीं है
तो वो क्या पढ़ाएंगे उनको, क्या अच्छा आगे कुछ और लेकिन आप करेंगे। एक जर्नलिस्ट हैं, आप कलम की सिपाही हैं। एक कलम का सिपाही क्या कर सकता है? बाल इसके लिए? मजदूरों की समस्याएं भी कलम के सिपाही से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हैं। उनकी सारी रिपोर्ट्स, उनके बारे में सारी जानकारियाँ लगातार लिखी जाती रही हैं। मैंने भी बहुत सारे लेख लिखे हैं, अभी ही लिखा था। तो और सिर्फ बाल मजदूर क्यों, मैं तो हर बच्चे को बहुत अच्छे से देखना चाहती हूँ। और नहीं, आज से 20 साल बाद हो सकता है मैं वो रहूँ न रहूँ, लेकिन हो सकता है बहुत बड़ा आदमी बने, है ना भाई। एक सुझाव दिया था कि हम उन महिलाओं को वहाँ तक हम अगर कुछ धन उपलब्ध करा दें, और या जब तक उसका बच्चा कमाने लायक हो जाए, तो मैं समझती हूँ सबसे अच्छा तरीका है कि माँ कभी भी गलत काम पे नहीं जाती है, माँ गलत रास्ते पे नहीं चलती है, और सिर्फ अपने बच्चों की खुशहाली को ध्यान में रखती है। पिता ऐसा कर सकता है पर माँ नहीं कर सकती। जी मिसेस सिंह, शिकायत आमतौर पर मीडिया से होती है, इंटरनेट से होती है और तमाम आधुनिक सुविधाओं से होती है, लेकिन बच्चा पनपता है, पलता है स्कूल में। स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है और ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हो सकता है? आपको लगता है क्या रोल हो सकता है? एक बच्चा या शिशु एक कच्ची मिट्टी के समान है, उसको आकार देना, उसको विचार देना, ये हम बड़ों का काम है कि उसको जिस तरह हम ढालेंगे वो ढलेगा। स्पेशली टीचर्स और पेरेंट्स, वो जिस ढंग से उसको ढालेंगे। आज की सुख सुविधा में माँ बाप को फुर्सत ही नहीं है कि देख ले बच्चा क्या है। मैं चाहूँगी सबसे पहले बच्चा घर से एक सोंधी खुशबू लेके आए, उसको क्या आकार देना है कुछ लेके आए, और ऐसे आगे ही टीचर्स को भी मैं देखूँगी, टीचर्स जो हैं वो उसको इस तरह से उसको विचार दें कि वो एक अच्छा नागरिक बने और नेहरू जी के सपनों का भारत बना पाए। मिसेस सिंह, कई ऐसे स्कूल्स हैं आज भी, करीब 20% स्कूल जहाँ पानी नहीं है, कई स्कूल हैं जहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है, कई स्कूल हैं टीचर नहीं है। इन सब कमियों से जूझते हुए भी आपको लगता है कि कहीं हम इस पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं? चाहे तो बदल सकते हैं, सरकार को जाके सही स्थिति क्या है उसका हम बता सकते हैं। उसके लिए हम और चीज़ों के लिए फ़ाइट करते हैं, इस चीज़ के लिए क्यों ना फ़ाइट करें जाके, क्योंकि ये हमारे कल के नागरिक हैं, कल के हमारे भविष्य हैं। अगर यही सुधरेंगे नहीं, इनको ही सुख नहीं मिलेगा सब कुछ, तो ये आगे क्या देश बनाएंगे, क्या सोच लाएंगे। इसके लिए हम बड़ों का उनको साथ देना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ उम्र तक, कुछ वर्ष तक, कुछ उनकी एज तक हमको उनको साथ देना ही पड़ेगा। अरण्य, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, उन्हीं से सभी बड़ों की बहुत सी उम्मीदें हैं। उस उम्मीद को पूरी तरह से उसको फुलफिल करने के लिए क्या कर सकते हैं आपको लगता है? सबसे पहले तो हम लोग जो कई स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके बाहर देश में चले जाते हैं और काफ़ी अच्छा नाम भी कमा लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने ही देश में रहकर कुछ वैसा काम करें जो हमारे देश को एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज करने में मदद करे, तो हम कुछ बदलाव ला सकेंगे। और हम बच्चे, अगर हमें ये एक ब्रांड एक सेट हो गया है कि IIT जाएंगे, उसके बाद अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे कुछ करेंगे या वैसा वहाँ पे जाके अपना घर बसा लेंगे, लेकिन मिले तो यही रह जाएंगे सारी चीज़ें, जॉब्स मिले। तो आपको लगता है कि आप जब बड़े होगे और आप एजुकेशन जब आपका अच्छा हो जाएगा, तब भी आप बाहर नहीं जाएंगे, आप हिंदुस्तान में रहेंगे? ये कहना तो मुश्किल है, मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं फ्यूचर तो नहीं बता सकता। लेकिन आपका मन चाहता है ऐसा करना या नहीं, या आपको भी लगेगा कि जो बाकी कर रहे हैं मैं भी वही करूँ? नहीं, क्योंकि इसरो, मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ अभी। और जो नासा और इसरो में कई बार वो होता है कंपैरिजन, उसको देख के तो कई बार मन करता है कि नासा में जाऊँ। गुड लक, नासा में बहुत सारे, सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। ये तो है। और लेकिन इसरो में जब मैं जाऊंगा, तो फिर जब मैं जाऊंगा तो उस समय तक इसरो में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके होंगे और वो बहुत ही ज़्यादा उसमें विकास हो चुका होगा। इंडिया में भी हो जाएगा। अच्छा, इसरो अब भी बहुत विकसित है। आप कलाम साहब क्या करना चाहते हैं? आप एस्ट्रोनॉट बनेंगे, जब आप एस्ट्रोनॉट बनेंगे तब से लेकर अभी तक, इस बीच का जो आपका जो टाइम स्पैन है, आप क्या करना चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए? अपनी कंट्री के लिए मैं अभी तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में जैसे हमारे स्कूल में बताया गया है कि आप चाहें तो गरीब बच्चों को जाके ट्यूशन्स या कुछ वैसा पढ़ा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को।
तो फिर वैसा मैं सोच रहा हूँ, मेरे पिताजी ने भी मुझसे बोला है कि अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, तो वैसा मैं कुछ करना चाहूँगा। बच्चों के इरादे नेक हैं और आंखों में टिमटिमाते हुए दिए दिखाई दे सकते हैं। आप सभी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पानी नहीं मिलता, भरपेट खाना नहीं मिलता, कठिनतम प्रश्न मिलते हैं, सहज उत्तर नहीं मिलता, लेकिन जब मासूम लड़कपन सूखी भूखी गलियों में भूखा दिखाई नहीं देगा, यह सुबह कभी तो आएगी। उस सुबह का इंतज़ार आपको भी है, हमें भी। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें लिखना ना भूलें। हमारा पता है संसद से सड़क तक @sansad.nic.in। अगले हफ्ते एक नए अंक में एक नए मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्कार।